नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाने पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि भारत के आर्थिक विकास में इनका काफी अहम योगदान रहा है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भारत की आर्थिक व्यवस्था को विश्व स्तर पर मजबूती प्रदान की थी। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसके बारे में अपनी राय जो है वो सामने रखे हैं। पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को भारत रत्न से पुरस्कृत किया जाना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में ट्वीट करके अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि आर्थिक विकास में नरसिम्हा राव का काफ़ी योगदान रहा है हमारे देश को सक्षम बनाने के लिए। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया। शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न में सम्मानित किए जाने की घोषणा से अत्यंत प्रसन्नता हुई और आजीवन किसानों के लिए समर्पित चौधरी साहब ने किसान कल्याण के लिए अनेक कार्य किए हैं। वहीं उन्होंने आगे लिखा कि चौधरी साहब जीवन पर्यंत लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के प्रति समर्पित रहे और उन्होंने आपातकाल का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने अपने निर्णयों से पूरे देश को ये बताया कि किसान का बेटा देश के भरण पोषण से लेकर नीतिगत निर्णय भी ले सकता है। शाह ने आगे लिखा कि चौधरी साहब के सम्मान के माध्यम से देश के करोड़ों किसानों और मेहनतकश लोगों को सम्मानित करने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूँ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए अपना बजट पेश किया। अयोध्या के विकास के लिए राज्य सरकार ने खजाना खोल दिया है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम के विस्तार के लिए योगी सरकार ने 150 करोड़ रुपए का बजट रखा है। हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार और सुंदरीकरण के लिए जमीन की जो जरूरत होगी उसके लिए बजट में 1100 करोड़ की व्यवस्था की गई है। बजट में पूरे प्रदेश के लिए बहुत कुछ दिया गया है। 19-20 की, 21-22, 22-23 और 23-24। माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति जी, जो माननीय सदस्य जानकारी चाह रहे हैं कि अलग अलग वर्षों वार उसकी जानकारी दे दी है, किस किस विद्यालय की है। मेरे पास अभी वर्तमान में हर एक विद्यालय की स्पष्ट एक एक जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने ये सुनिश्चित कर दिया कि जो भी विद्यालयों का अभी बकाया धनराशि है देनी है उसको हम लोग 31 मार्च तक पूरा कर देंगे। कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं बचेगा जिसका कोई बकाया होगा। केवल संपूर्ण उत्तर प्रदेश की पूरे 75 जिलों की इकट्ठी पूछ रहा हूँ, बकाया कितनी है वर्ष 19-20 की। माननीय डॉक्टर आकाश जी, जब वो कह रहे हैं कि हम मार्च तक सबका भुगतान कर देंगे जी, तो अब आप सूची लेकर क्या करेंगे? सूची कहाँ मांग रहा हूँ महोदय, केवल पूरे वर्ष का कितना बकाया होना है, कितने करोड़ रुपए। वो कह रहे हैं कि हम 31 मार्च तक भुगतान कर देंगे। बैठिए माननीय मुख्यमंत्री। सभापति जी, माननीय सदस्य का प्रश्न ऐसे ही है जैसे कोई दान यानी भीख मांग करके दान दे रहा हो। पिछले 7 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सरकार के द्वारा जो प्रयास किया गया है वह सर्वविदित है और शिक्षा से भी आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध है। बेसिक शिक्षा परिषद, जहां आरटीआई की आप बात कर रहे हैं, 1,32,000 विद्यालयों को माननीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और समाज के मानिंदों के सहयोग से ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए बहुत बड़ा कार्य हुआ है। आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद में 40 लाख से अधिक बच्चे ज़्यादा इस समय प्रवेश कर रहे हैं और वहाँ पर हर बच्चे को उनके यूनिफॉर्म, 2 यूनिफॉर्म दिए जा रहे हैं, बैग, बुक्स, शूज, स्वेटर, सॉक्स, ये सभी उपलब्ध करवाने के साथ ही फेज वाइज हम लोगों ने एनसीईआरटी का ही पाठ्यक्रम, जिसे सीबीएसई बोर्ड भी अपने यहाँ लागू करता है
यूपी बोर्ड में भी उसको लागू करने का प्रयास हो रहा है। तो शिक्षा में समानता, ये सामाजिक असमानता को दूर करने में भी सहायक होगा। तो जब बेसिक शिक्षा परिषद उस प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है तो कोई आवश्यक नहीं कि हम पब्लिक और कॉन्वेंट स्कूल में ही बच्चों को भेजें, बल्कि बेसिक शिक्षा परिषद में आप भेजिए। फ्री में सारी सुविधा सरकार उनको उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। और ये पिछली प्रतिपूर्ति का माननीय मंत्री ने आपको जवाब दिया है, लेकिन हम लोग प्रोत्साहित करें। स्कूल चलो अभियान अप्रैल में और जुलाई में इसीलिए प्रारंभ किया जाता है, एक एक पखवाड़ा इसी बात को लेकर प्रारंभ किया जाता है कि हर बच्चे को स्कूल हम भेज सकें। आरटीआई का भी उद्देश्य यही है कि कोई भी स्कूली शिक्षा से वंचित न रहने पाए, और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार के द्वारा यह प्रयास प्रारंभ किया गया है। 40 लाख बच्चों की वृद्धि, यह दिखाता है कि सरकार के द्वारा किए गए प्रयास का परिणाम सामने आ रहा है और आरटीआई का उद्देश्य पूरा हो रहा है। प्रश्न संख्या 8 माननीय आशुतोष सिन्हा जी। हो गया लाल बिहारी जी, हो गया। माननीय आशुतोष सिन्हा जी, अरे बैठे तो आप महोदय, इस विषय बात करेंगे। ये 1200 नहीं, लाल बिहारी जी, RTE लाल बिहारी जी बैठिए। हमने बुला लिया, उनको बुला लिया, आशुतोष जी को बुला लिया है। प्रश्न संख्या 8 माननीय आशुतोष सिन्हा जी। माननीय मुख्यमंत्री जी। अरे भाई, अरे ये प्रश्न प्रहर है। 100 रुपया जो अभिभावकों के खाते में मानवर दे दिया जाता है, ये 1200 रुपया में वो गरीब बच्चों को जो जूता मोजा स्वेटर की आपने व्यवस्था किया है, एक तो वो पैसा कम है और दूसरे वो अन्यत्र अपने कारों में खर्च कर देते हैं, उनको सुविधा बच्चों को नहीं मिल पाती है। ये तो इसके लिए पैसा न देकर कार्य को 1000 रुपए में पूरा करती थी, 200 रुपए सब विभाग ने अतिरिक्त दिया है। आपको ये मालूम है लाल बिहारी नहीं देते थे। अरे माननीय लाल बिहारी जी, पूरी जानकारी करके पूछा करिए प्रश्न। माननीय आशुतोष सिन्हा जी। माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय सभापति जी, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का राज्य सरकार के वित्त वर्ष लेखा परीक्षक प्रतिवेदन संख्या 3 वर्ष 2023 के अनुसार राजस्व विभाग में कुल रुपया 346.27 लाख की अनियमितता पाई गई। उक्त धनराशि में से रुपया 14,49,000 राजस्व तथा रुपया 3,31,078 राजस्व भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। राजस्व से संबंधित रुपया 14,49,000 की अनियमितता के संबंध में दोषी पाए गए अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध कृत कार्रवाई का विवरण निम्नवत है। श्री शिवशंकर सिंह संग्रह अमीन, तहसील राठ, जनपद हमीरपुर द्वारा रुपया 40,881 का गबन संबंध में दिनांक 24/12/1985 को कारण बताओ नोटिस जारी की गई। गबन संबंधी उक्त धनराशि चालान संख्या निम्नलिखित द्वारा जमा की गई। श्री शिवशंकर संग्रह अमीन दिनांक 20/1/1986 को सेवा से पृथक कर दिया गया तथा दिनांक 20/2/2020 को इनकी मृत्यु हो चुकी है। श्री जगवीर सिंह विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी व कुंवर सिंह चैनमैन कार्यालय विशेष भूमि अध्यापक अधिकारी मेरठ द्वारा वर्ष 1979-80 में रुपया 4,56,000 की कपटपूर्ण आहरण के संबंध में माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 22/9/1993 द्वारा दोष मुक्त किया गया। तीसरा, श्री कुंदन लाल नायब नाजिर जनपद जौनपुर द्वारा 1,12,000 के गबन के संबंध में दिनांक 15 फरवरी 1991 को सेवा से पृथक किए जा चुके हैं तथा इनकी भी मृत्यु दिनांक 3/8/91 को हो चुकी है। चौथा, श्री घनश्याम शर्मा भूलेख लिपिक जनपद बलरामपुर द्वारा रुपया 1,72,000 वेतन आदि मद में गबन के उपरांत एक सुसाइड लेटर लिखकर दिनांक 25/10/2000 से लापता हैं। श्री शर्मा को दिनांक 24/2/2007 से सेवा से पृथक पदच्युत किया जा चुका है। वसूली के संबंध में जिलाधिकारी बलरामपुर के पत्र 12/3/2012 द्वारा श्री शर्मा के पैतृक जनपद श्रावस्ती के जिलाधिकारी से जांच कराई गई तथा जिलाधिकारी श्रावस्ती के पत्र दिनांक 14/5/2012 के द्वारा श्री घनश्याम शर्मा के नाम कोई चल संपत्ति नहीं पाई गई। पांचवा, श्री धन सिंह, श्री भगवत प्रसाद व ब्रजमोहन लेखपाल गण जनपद जालौन द्वारा वर्ष 2009-10 में रुपया 6,61,000 कृषि निवेश अनुदान सूखा राहत की धनराशि के गबन के संबंध में सेवा से दिनांक 22/3/2011 को पृथक किया जा चुका है।
श्री धन सिंह की दिनांक 25/12/2019 को मृत्यु हो चुकी है। यह प्रकरण अभी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। राजस्व भूमि अधिग्रहण से संबंधित धनराशि रुपया 331.78 लाख की अनियमितता के प्रकरण में की गई कार्रवाई का विवरण निम्नवत है। पहला, विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी संयुक्त संगठन मेरठ के कार्यालय द्वारा 7, 8 एवं 9 माह वर्ष 1979 के फर्जी बिलों द्वारा आहरित धनराशि 4,56,000 के संबंध में आरोपित तत्कालीन भू अधिकारी जगबीर सिंह व चेयरमैन श्री कुमार सिंह संलिप्त पाए जाने पर, हाँ लंबा तो है, मैं ठीक है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। बेस्ट चैनल हेड श्री ब्रज ब्रेक के बाद स्वागत है आपको इसके लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर यूपी बजट 2024-25 पेश हो रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद हैं और इस बजट में संसद में क्या कुछ कहा जा रहा है आपको भी सुनाते हैं। सूचना दीजिए। ठीक है, बैठिए आशुतोष जी, बैठिए। माननीय प्रश्न संख्या 9, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी। माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय सभापति जी हाँ, लेखपाल की एक तहसील में अधिकतम 10 वर्ष तथा एक लेखपाल क्षेत्र में अधिकतम 3 वर्ष तक तैनाती रह सकती है। सूची संलग्न है जी नहीं। तहसील सदर जनपद प्रतापगढ़ व तहसील सदर जनपद कानपुर नगर में लेखपालों की तैनाती हस्तांतरण नीति में निर्धारित अवधि तहसील में 10 वर्ष तथा सर्किल में 3 वर्ष से कम है। प्रश्न नहीं उठता। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी। सूची मैंने देखा, उत्तर से संतुष्ट। अरे वाह, क्या बात है। प्रश्न संख्या 10, माननीय अशोक अग्रवाल जी। माननीय जल शक्ति मंत्री जी। जनपद हरदोई की ग्राम पंचायत समूह पाइप जल योजना में ग्राम पंचायत समखा को शामिल करते हुए दिनांक 29/10/2021 को राज्य स्तरीय योजना स्वीकृत समिति से अनुमोदित कराकर 331.60 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई। समखा ग्राम में 205 FHTC एवं 5.585 किलोमीटर की प्रस्तावित वितरण प्रणाली के सापेक्ष क्रमशः 172 FHTC एवं 5.585 किलोमीटर वितरण प्रणाली का कार्य पूर्ण हो चुका है। अवर जलाशय एवं अवशेष FHTC के कार्य प्रगति पर है। उक्त योजना की टेस्टिंग की कार्रवाई प्रगति पर है। योजना अंतर्गत दिनांक 27/1/2022 को गठित कवर एग्रीमेंट के अनुसार कार्य प्रारंभ होने की तिथि 27/1/2022 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 31 मार्च 2024 है। अतः योजना समयांतर्गत है। अतः उत्तरदायित्व निर्धारण का औचित्य नहीं है। ग्राम सभा समखा के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, प्राथमिक विद्यालय एवं देवस्थान शंकर महादेव जी के स्थान पर फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन कराया जा चुका है। टेस्टिंग की कार्रवाई प्रगति पर है। समखा ग्राम के अंतर्गत तोड़ी गई समस्त सड़कों, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग एवं सीसी सड़क की स्थायी पुनर्स्थापना का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। प्रश्न नहीं उठता। माननीय अशोक अग्रवाल जी। माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस पर समय से काम करा दिया गया, इसके लिए मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। प्रश्न संख्या 11, श्री राज बहादुर सिंह चंदेल जी। माननीय माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री जी। महोदय,
जी हाँ, जनपद कानपुर नगर में संचालित 113 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में एनपीएस से आच्छादित 1006 शिक्षक एवं कर्मचारी कार्यरत हैं। मान्यवर, जिनमें से 523 शिक्षक एवं कर्मचारियों का माह जुलाई 2023 तक तथा 370 शिक्षक एवं कर्मचारियों का माह दिसंबर 2023 तक कर्मचारी अंशदान तथा राज्य अंशदान जमा किया गया है। 113 शिक्षक मान्यवर और कर्मचारी ऐसे बचे हैं जिनका राज्यांश जमा नहीं किया गया है, शेष है। अब शेष कर्मचारी अंशदान तथा राज्यांश माह अप्रैल 2024 तक जमा करा दिया जाएगा। माननीय चंदेल जी। दो बातें आ गई। पहले कहा गया है का भाग में कि नियमित रूप से जमा किया जा रहा है। यदि नियमित रूप से जमा किया जा रहा है तो 2 बार ये जमा हुआ, उसके बाद भी 113 शिक्षक कर्मचारियों का राज्यांश का जमा किया जाना शेष है। ऊपर उत्तर हमको दिया जा रहा है कि सब जमा किया जा चुका है, नियमित रूप से जमा हो रहा है, और नीचे आ रहा है कि इतने लोगों का शेष है। तो उत्तर देखिए किस प्रकार का अधिकारियों को भिजवाया हुआ है कि इसका मतलब नियमित रूप से नहीं जमा हो रहा। क्या प्रश्न, क्या चाहते क्या है आप? नियमित रूप से ये तो मैंने उन्नाव जनपद के विषय में कहा है, वहाँ की स्थिति के विषय में। ये जो हमारा शिक्षकों का सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों कर्मचारियों के एनपीएस सिस्टम में जो कटौती है प्रतिमाह नहीं होती है नियमित रूप से। ये हम कहना चाहते हैं कि नियमित रूप से हो, इस पर विशेष बल दिया जाए। जिला विद्यालय अधीक्षक इसको ध्यान दे देते हैं। ठीक है। माननीय मंत्री जी, जो माननीय सदस्य की जिज्ञासा है कि ये कटौती मतलब नियमित तरीके से हो, ऐसा ना हो कि फिर इकट्ठे करना पड़े लोगों से और हर महीने नहीं हो रही है, तो उसको कराएंगे तो सुविधा रहेगी। नहीं, उसको माननीय मंत्री जी दिखवा लीजिए, उसको दिखवा लीजिएगा कि ये सभी जगह मतलब समयबद्ध तरीके से कटौती हुआ करे। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी। राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यापन परिषद नैक द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ एवं छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर को A++, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा डीम्ड विश्वविद्यालय है ये, इसे एवं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर को A+, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज एवं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या को B, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी को C ग्रेड। उक्त सभी विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय हैं। GLA विश्वविद्यालय मथुरा, इंटीग्रल विश्वविद्यालय लखनऊ, गलगोटिया विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ़, एमिटी विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर एवं शारदा विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर को A+, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, शोभित विश्वविद्यालय सहारनपुर एवं JB विश्वविद्यालय अनूप शहर बुलंदशहर को A, श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय लखनऊ को B+ एवं इन्वर्टिस विश्वविद्यालय बरेली को B ग्रेड प्रदान किया गया है। इस प्रकार कुल 10 राज्य विश्वविद्यालय एवं 12 निजी विश्वविद्यालय को NAAC द्वारा ग्रेडिंग प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त 10 राजकीय महाविद्यालय, 42 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय तथा 2400 वित्त पोषित महाविद्यालय को NAAC द्वारा विभिन्न ग्रेड प्रदान किए गए हैं। प्राविधिक शिक्षा विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत क्रमशः 2 प्राविधिक संस्थानों मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय गोरखपुर को A, हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर को A+ एवं एक चिकित्सा विश्वविद्यालय किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ को A+ ग्रेड प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ के संबद्ध 19 प्राविधिक संस्थानों को NAAC द्वारा विभिन्न ग्रेड प्रदान किए गए हैं। जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता। उपरोक्तानुसार। माननीय त्रिपाठी जी।
मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इतने विश्वविद्यालय, इतने महाविद्यालयों, यहाँ तक कि स्व-वित्त पोषित विद्यालयों को नए की श्रेणी में आए। लेकिन जो खय में इन्होंने उत्तर दिया है कि क्या उक्त संस्थान द्वारा जारी विवरणिका में शिक्षकों की समस्याओं के संबंध में कोई कॉलम निर्धारित किया गया है, तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि जी नहीं। तो मैं केवल यही जानना चाहता हूं, क्या माननीय मंत्री जी उस प्रपत्र को, उस फाइल को देखे हैं कि यदि कि शिक्षकों के समस्याओं से संबंधित या शिक्षकों की स्थिति के संबंधित उस विश्वविद्यालय में उसमें विवरणिका में यह शिक्षकों की समस्याओं का उल्लेख नहीं किया गया है। यदि देख लिए हों तो बात भाई स्वीकार करेंगे कि माननीय मंत्री जी सदन में कह रहे हैं, सही कह रहे होंगे, हमने जो जाना वह गलत जाना। लेकिन यह है कि इसी सरकार के द्वारा, पिछली सरकार के द्वारा जो है 2015 में 2234 नवीन पदों का सृजन किया गया और 1225 पदों पर भर्ती की गई। इसमें मान्यवर जो है, जो विज्ञापन संख्या 47 के आधार पर थे, ये शिक्षक आज तक भी नियमित नहीं हुए। उनको 4 साल, 3 साल, 2 साल तक होता है, तीसरे साल जो है उनको नियमित कर दिया जाता है। लेकिन आज 2015 से आज तक इन शिक्षकों को नियमित नहीं किया गया। 2024 से उनको जो और लाभ दिए जाते हैं, प्रगामी लाभ, चाहे जैसे कैश का है और है, पदोन्नति का है, तो वह लाभ उनको नहीं मिल रहा है। तो माननीय मंत्री जी केवल यही दिखवा लें कि क्या उस विवरणिका में, नैक की जो विवरणिका होती है जिसको भरा जाता है जिसके आधार पर, उसमें यह देख लें कि उसमें वह प्रस्तुत, मतलब उसका उल्लेख किया गया है कि नहीं किया गया है शिक्षकों की समस्याओं के संबंध में, और इन शिक्षकों को वो कब तक जो है यह विनियमित कर दिया जाएगा, क्योंकि वह 3 साल से 4 साल अधिक हो जा रहा है, 7 साल हो गए हैं। तो यही मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी, कैटेगरी को तय करने वाली संस्था राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद जो यूजीसी के अंडर में होती है वो करती है। आप केवल ये देख लें कि आश्वस्त कर दें सदन को कि हाँ हमने देखा है, उसमें शिक्षकों की समस्याओं का कोई उल्लेख नहीं है, उसमें नहीं है। बाकी मैं बस वही है मैं उसको, लेकिन जो ये शिक्षक जो विनियमित नहीं हुए हैं उन्हीं भी महाविद्यालयों, महाविद्यालयों से संबंधित हैं। तो इनका जब आज तक जो है 8 साल हो गया, 9वां साल चल रहा है, और 3 साल के बाद वो उनको विनियमित कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनकी हर वर्ष जो है अनुमति ली जाती है और बार बार वह 3 साल तो अनुमति लिए। यदि उनके कार्य ठीक है तो उनको विनियमित करने में कौन सी बाध्यता है, कौन सी कमी आ रही है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे शिक्षकों को करें। इनका जो विषय है मूल प्रश्न से अलग है, लेकिन फिर भी मैं देख लूंगा। नैक जो है वही तो विश्वविद्यालय या महाविद्यालय को ऊंचाई पर पहुंचाने वाला, जहां शिक्षण स्तर की व्यवस्था नहीं ठीक होगी, वह विश्वविद्यालय महाविद्यालय नैक में आएगा कैसे। और जब शिक्षक पीड़ित रहेगा या उपेक्षित रहेगा तो पठन पाठन निश्चित रूप से बाधित हो सकता है। माननीय मंत्री जी, जो इन्होंने सलाह दी है उसको देखेंगे, लेकिन यह विवरणिका वही तय करते हैं यूजीसी के अंदर में जो। और ये मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं और आप सब माध्यमिक विद्यालयों में और महाविद्यालयों में वेतन नहीं मिल रहा है। इतना मालूम मानव संपदा के आधार पर वह वेतन नहीं, अधिकारियों ने शिथिलता किया, जबकि आदेश शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से बहुत पहले गया।
लेकिन अधिकारियों ने उसका अनुपालन नहीं किया और परिणाम स्वरूप आज है कि वह पिछले माह से वेतन नहीं मिल रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस पर जो है कुछ जो माध्यमिक विद्यालय हैं और जो महाविद्यालय हैं वो है पहले मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से वह वेतन होता था, अब यहाँ से चला गया कि मानव संपदा के आधार पर जो होगा तो वो होना चाहिए, नया वो है जो होना चाहिए, उससे मैं उसके पक्ष में हूँ कि वह होना चाहिए, उससे वेतन निरंतरता बनी रहती है, पहली तारीख को वेतन चला जाएगा। लेकिन अधिकारी आपको बता दें कि नरसिम्हा राव और चरण सिंह चौधरी को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा एक अभिनंदनीय घोषणा है। यह देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। उत्तर प्रदेश के लिए यह और भी अभिनंदनीय है क्योंकि चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने अतुलनीय सेवा उत्तर प्रदेश को दी। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने एक दिशा प्राप्त की थी। चौधरी साहब का कहना था कि देश के विकास का रास्ता गांव और खेत खलिहानों से होकर के जाता है। चौधरी साहब की इस उक्ति को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज सार्थक किया है और यह आज एक नई ऊंचाइयों पे पहुंच रहा है, जब चौधरी साहब को देश के किसानों और देश के अतुलनीय विकास के लिए, उनकी सेवा के लिए आज भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। मैं इस फैसले का स्वागत। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मैं आपसे लूंगी विदा, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।